अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। NSM2 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। चलें अपना लेसन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। दो क्वांटिटीज हमको दी हुई हैं, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज। बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। अनदर क्वांटिटी ऑफ डेज हमें गिवन है। Assuming that all the workers work at the same rate, हमारे assumption क्या है कि सारे वर्कर एक ही तरीके से और एक ही स्पीड से काम कर रहे होंगे। How many more workers does he need to employed in order to complete the project on time? देखें, इसमें दो चीज़ें हमें बताई गई हैं और दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। एक तो हमें ये मालूम करना है कि 35 वर्कर 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो कितने वर्कर 14 डेज में करेंगे, एक तो ये मालूम करना है। दूसरे ये मालूम करना है 35 वर्कर्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर हमें ज़्यादा वर्कर्स चाहिए तो हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स मज़ीद चाहिए हैं। तो इसके लिए पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। देखें बेटा, सबसे पहले हमारे पास है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, फिर हमारे पास है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 35 वर्कर्स 16 डेज ले रहे हैं काम कंप्लीट करने में। अब टाइम कम हो गया है 14 डेज, तो इसका क्या मकसद है, हमें 14 डेज में 35 वर्कर्स तो काम नहीं कर सकते। अगर डेज बढ़ाने होते तो हम वर्कर्स कम कर लेते, लेकिन ये हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कितने वर्कर्स चाहिए। तो एक तो मुझे यहाँ से एक बात ये मालूम हुई कि अगर मैं डेज कम कर रही हूँ तो मुझे वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसका मकसद है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको करने के लिए हमें, आपको पता है कि जिसे हमें मालूम करना होता है वो x1 होता है, उसके बिल्कुल सामने y1 होता है, और ये ऑब्वियसली हमारे पास ऑपोजिट में है, तो मैं आपको बल्कि इसका तो ये हमारे पास हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये हो गया y1। देन जो हमें मालूम करना है, जो क्वांटिटी हमें गिवन नहीं है, जिसे हमें मालूम करना है वो हमेशा x1 होता है, उसके सामने y1 है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 y1 इक्वल टू होना चाहिए x2 y2 के। क्वांटिटीज को रखते हैं, x1 तो मालूम नहीं है लेकिन y1 14 है, x2 हमें मालूम है, x2 हमारे पास है 35 और y2 हमारे पास है 16। अच्छा, अब जब मैं 14x1 मालूम कर रही हूँ तो 35 मल्टीप्लाई बाय 16 मेरा आंसर आएगा 560। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 560 ओवर 14। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा x40 डेज। ये हमारे पास क्या आ गए 40 डेज। तो अगर हमें 14 डेज में कंप्लीट करना है टाइम, तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, 40 वर्कर्स हमको चाहिए हैं। सॉरी, ये डेज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर्कर्स आना चाहिए, ठीक है। यूनिट ज़रूर लिखिएगा। अब ये हमारे पास आ गए वर्कर्स, 40 वर्कर्स हमको चाहिए। सेकेंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी मोर मेंबर दे रिक्वायर्ड। अच्छा, हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 35 मौजूद हैं, तो हमें 5 मोर वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसके सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं अ कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन फीड 1260 कैटल फॉर 50 डेज। टू क्वांटिटीज हैं, कैटल है और डेज हैं। गिवन दैट द कैटल कंज्यूम द फॉडर एट द सेम रेट, यानी कि वो उनके खाने की रफ्तार और उनका जो खुराक की क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ कैटल एन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन फीड
फॉर 75 डेज। अगर 75 डेज तक हम खिलाएं तो हमें नंबर ऑफ कैटल कितने रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ कैटल सेम कंसाइनमेंट को कंज्यूम करेंगे। तो पहले हम अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे कलर चेंज कर लिया। ओके, तो हमें दो क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद हैं, कैटल देन डेज, ठीक है। और एक हमारे पास कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर है जो 1260 यानी कि 1260 कैटल को फीड कराने के लिए काफ़ी है। और वो कितने डेज में ख़त्म होता है, 50 डेज लेता है। अब वो कह रहे हैं अगर मुझे 75 डेज हमें चाहिए, 75 डेज में हमें यही सेम कंसाइनमेंट कैटल को देनी हो तो कितने कैटल्स इससे फीड हो सकेंगे, और वो सब एक ही तरीके की खुराक खा रहे हों। अच्छा, अब हमारे पास x1 आ गया है जिसे हमें मालूम करना है। तो उसके बिल्कुल सामने हमारे पास y1 होगा, इसके ऊपर हमारे पास x2 और सामने y2। हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास जिसे हम लेके चलेंगे, वो x1 y1 इक्वल होना चाहिए x2 y2 के। तो जनाब x1 हमें मालूम नहीं है, x1 एज इट इज़ आ जाएगा। y1 हमारे पास है 75, ठीक है। x2 हमारे पास है 50 एंड y2 हमारे पास है 1260, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75x1 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1260, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63,000। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 63,000 को डिवाइड करेंगे हम 75 से, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x1 इज इक्वल टू 840 कैटल्स, ठीक है। 840 कैटल्स को वो सेम कंसाइनमेंट अगर हम 75 डेज तक खाने के लिए दें तो अब 840 कैटल्स खा सकते हैं। 1260 50 डेज, 840 75 डेज। तो आपको समझ में आ गया कि जब नंबर ऑफ कैटल बढ़ा तो डेज कम हुए, जब नंबर ऑफ कैटल कम किया तो डेज बढ़ गए। इसका मकसद है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब इसी के सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि कैटल हमारे पास गिवन है, तो सेम डेटा हमारे पास है जो हम ले रहे हैं, ये नंबर 2 हम करते हैं, एंड डेज। अब डिफरेंस वो कहाँ पर ला रहे हैं, नंबर ऑफ कैटल को वो चेंज कर रहे हैं 1575 में, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि 50 डेज तो में तो हमारे 1260 खा रहे थे, तो 1575 कितने कैटल्स के लिए काफ़ी होगा, यानी कि कितने डेज वो खाएंगे। तो ये x1 है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास x2, बिल्कुल सामने y1 और ऊपर y2। फॉर्मूला सेम लगेगा, x1 y1 इक्वल होना चाहिए x2 y2 के। अब हम अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 1575x1 ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास है x2 के अंदर हमारे पास मौजूद है 50 और मल्टीप्लाई 1260। तो ये तो आपको मालूम है, पहले भी हमारे ये आया था 63,000, ओके। और x1 को यहाँ रखेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 1575। तो अब हमें x1 क्या मिलेगा, अब हमें x1 मिलेगा डिवाइड करने के बाद 40 डेज, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ कैटल बढ़ाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ कितना मिल रहा है हमें, 40 डेज वो अब खा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया कि अगर हमने नंबर ऑफ कैटल बढ़ाए तो हमारे डेज कम हो गए, जब हमने डेज बढ़ाए तो फर्स्ट पार्ट में हमारे कैटल्स कम हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलीट्स to last 6 days. If 18 athletes are absent from the camp, how many more days can the food last for the other athletes? State the assumption made. अच्छा, आपको assumption भी रखनी होगी, एक जितना खाना खा रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, ये बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह है जो हमने किया था कि पहले तो हमें ये मालूम करना है कि कितने दो क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन है, उन दो क्वांटिटीज़ को हम लेके चलते हैं।
हमारे पास आ जाती हैं एथिलेट और डेज। ठीक है, तो वही कह रहे हैं 72 स्पोर्ट्समैन जो हैं हमारे पास वो 6 डेज खाते हैं। अगर 72 में से 18 एब्सेंट है तो आप 72 में से 18 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 54। अब हमारे पास है 54, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कितने डेज चलेंगे ये, तो x1 इसके सामने y1, ऊपर x2, देन सेकेंड क्वांटिटी इज y2। फॉर्मूला x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, क्वांटिटीज रख लेते हैं। x1 मल्टीप्लाई बाय y1 हमारे पास है 54, x2 हमारे पास है 6 और y2 हमारे पास है 72। ओके, तो x1 ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 430 डिवाइडेड बाय 54, तो x इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि अब ये 8 डेज जा सकते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन उन्होंने और एक क्वेश्चन और पूछा था, कितने मजीद दिन ये खाना खा सकते हैं, तो 8 में से 6 माइनस कर दें तो 2 more days, 2 more days the food will last। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा डन हो गया। क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 बहुत जल्दी से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x एंड z इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 70। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा रही हूँ, तो फॉर्मूला हमारे पास होगा z इज इक्वल टू k अपॉन x। तो सबसे पहला काम आपको पता है, शुरू से हम करते आ रहे हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करें। z की वैल्यू हमें गिवन है 5, k और x की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पर k और 7 डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू k इक्वल टू 35। ठीक है, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, सिंपली इसको इसके अंदर रख देना है, k की वैल्यू को यहाँ रख देना है, और ये देखें हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब वो हमें कह रहे हैं कि अगर वैल्यू x की 70 हो, यानी कि x इक्वल टू 70 हो, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वैल्यू फिर आपको z की मालूम करनी है, 35 ओवर 70, तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 या हाफ 0.5। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो z की वैल्यू 1/2 और 0.5। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी सेम सिचुएशन है। इफ b इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू a। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b इज इक्वल टू 3.5 when a is equal to 2, find the value of b। ठीक है, ये हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आएगी, k की, तो k हमारे पास आ जाएगा 7 आना चाहिए। हाँ ठीक है, k हमारे पास आ जाएगा 7। अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज रख लेते हैं, b इज इक्वल टू 7/a। अब वो कह रहे हैं आप b की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर हमारे पास a की वैल्यू 1.4 हो तो। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल सा b की वैल्यू है हमारे पास 1.4 1 टाइम, 1.4 5 टाइम, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ये आप डिवाइड करके देखेंगे, पॉइंट को हमने एक तरीके से एज्यूम करा था, और उसके बाद हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, जैसे 7 यहाँ पर है, 1.4 हम लेते हैं, तो पॉइंट ऑब्वियसली हमारे पास नहीं मौजूद रहेगा, या इसको डिसॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखें
7/1.4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 70, देन पॉइंट हट गया 14, तो 14 5 70। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर बी का आ गया। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कमेंट से आगाह कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट में मैं इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चंस करूँगी और इंशाल्लाह जो भी आपकी राय हो उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा।